माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा बी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सेकंड पेपर भारत में स्थानीय प्रशासन पर ये वीडियो तैयार कर रही हूँ। हम स्थानीय प्रशासन के पाठ्यक्रम में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और पाठ्यक्रम के बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आपने विगत वीडियो देखा तो आपने 74वें और 73वें संविधान संशोधन को समझा और इन संविधान संशोधनों को समझने के बाद आपको स्थानीय प्रशासन की काफ़ी जानकारी प्राप्त हो गई है। पिछले वीडियोस में हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे। हमने बलवंत राय मेहता समिति के बारे में चर्चा की और हमने समझा कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। इन त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्रथम सोपान पर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद के बारे में हम विगत वीडियोस में समझ चुके हैं। हमने जिला परिषद के संगठन के बारे में समझा, जिला परिषद के कार्यों के बारे में समझा। साथ ही हमने ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा के बारे में भी अध्ययन किया। ग्राम सभा की जो समस्याएं हैं, ग्राम सभा के सामने जो चुनौतियां हैं, उनको हमने समझा और ग्राम सभा की निष्क्रियता को दूर करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उन सुझावों पर हमने चर्चा की। हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर और ग्राम स्तर पर काफी बात कर चुके हैं। आज हम पंचायती राज व्यवस्था के मध्यम स्तर की बात करते हैं और मध्यम स्तर पर पंचायत समिति है। तो आज के इस वीडियो में हम पंचायत समिति को समझना प्रारंभ करते हैं। पंचायत समिति का एक सामान्य परिचय हम लें तो 73वें संविधान संशोधन पर जब हम बात कर रहे थे तब हमने इस बात को समझा था कि मध्यम स्तर पर पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। पूरे भारत में जिला स्तर पर जिला परिषद है, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति है। पंचायत समिति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है, जिसकी अभी हम कुछ क्षणों बाद चर्चा करेंगे। और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है। तो भारत में मध्यम स्तर पर जो पंचायत समिति के गठन की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जिसको स्वीकार कर लिया गया। भारत में 6,775 पंचायत समितियां हैं इस समय। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 352 पंचायत समितियां हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कि पंचायत समिति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। हम कुछ राज्यों का उदाहरण लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति को या मध्यम स्तर पर जो पंचायती राज संस्था है उसे मंडल परिषद कहा जाता है। गुजरात में इसको तालुका पंचायत कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जनपद कहलाता है और केरल में इसे लोक पंचायत के नाम से जाना जाता है। चाहे हम इस मध्यम स्तरीय पंचायती राज संस्था को मंडल परिषद, तालुका पंचायत, जनपद या लोक पंचायत करें, राजस्थान में हम इसको पंचायत समिति कहते हैं, पर ये मध्यम स्तर की वह संस्था है जो कि खंड स्तरीय ग्रामीण स्थानीय प्रशासन का संचालन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। हम पंचायत समिति के इस परिचय के बाद पंचायत समिति की संरचना को समझते हैं कि हमारे देश में पंचायत समिति की संरचना क्या है। 73वें संविधान संशोधन के बाद राज्यों ने अपने अपने अधिनियम पारित किए। राजस्थान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार राजपत्र, जिसको हम गजट कहते हैं, गजट नोटिफिकेशन निकालेगी, राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी कि एक जिले के भीतर किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड के रूप में घोषित किया जा सकेगा और जिस क्षेत्र को खंड के रूप में घोषित किया गया है वहां पंचायत समिति होगी। इस प्रकार पंचायत समिति का गठन खंड स्तर पर होगा और वहां उसका अपने कार्यालय होगा। एक राज्य को जिलों में और फिर जिलों को खंडों में विभक्त किया जाता है। हर जिले में अलग अलग खंड है। पंचायत समिति कितनी होगी संख्या निश्चित नहीं है। अलग अलग जिलों में जिले के क्षेत्रफल, जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कितनी पंचायत समितियां होगी।
पंचायत समिति की संरचना में जो अधिनियम है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की बात हम कर रहे हैं। इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार हमारे राज्य में, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य में गठित की जाने वाली जो पंचायत समितियां हैं, उन पंचायत समितियों में यहाँ देखिए आप इस संरचना को समझ सकते हैं कि जो पंचायत समिति है उसमें एक प्रधान होगा, प्रधान के साथ ही एक उप प्रधान होगा, फिर कुछ सदस्यों को निर्वाचित किया जाएगा। आप जिला परिषद ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। तो जो निर्वाचित सदस्य हैं, इन निर्वाचित सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जब हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करते हैं, हम कई बार रिपीट कर चुके हैं इस बात को कि उस क्षेत्र में जहाँ मतदान हो रहा है, जहाँ प्रतिनिधियों का चयन किया जा रहा है, उस क्षेत्र में वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ये निर्वाचित सदस्य कौन कौन से होंगे इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एक बात और हम यहाँ जोड़ दे साथ के साथ है कि जो पंचायत समिति क्षेत्र में राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि होंगे, अर्थात राज्य विधानसभा के लिए उस पंचायत समिति क्षेत्र से जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे, वो विधायक भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे। पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर आने वाली जितनी भी पंचायतें हैं, उनके सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होंगे। आप याद कीजिए, जब हम जिला परिषद संगठन पढ़ रहे थे तो हमने जिला परिषद के संगठन में कहा था कि उस जिला क्षेत्र में आने वाले विधायक जिला परिषद के सदस्य होंगे, उस जिला क्षेत्र में आने वाले प्रधान जिला परिषद के सदस्य होंगे। उसी तरह हम यहाँ कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों के जितने सरपंच है, जितनी भी ग्राम पंचायत है, वो सारे सरपंच पंचायत समिति के सदस्य होंगे। हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन में जो सदस्य हैं वो कौन कौन से सदस्य होंगे? सामान्य वर्ग से सदस्य होंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि अब लॉटरी के माध्यम से तय किया जाता है कि कौन सी सीट सामान्य वर्ग को जा रही है, कौन सी सीट अनुसूचित जाति की है या अनुसूचित जनजाति की है। 73वें संविधान संशोधन ने आरक्षण का प्रावधान किया है। इस बात का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत समितियों में आरक्षण किया गया है, उस आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुछ सीट आरक्षित होगी। वहां पर केवल अनुसूचित जाति वर्ग के ही कोई सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे। जो सीट्स अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, वहां से अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य ही निर्वाचित होंगे, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित होगी उसमें पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधि ही निर्वाचित होकर आएगा। 73वें संविधान संशोधन के बाद अधिकांशतः राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया है। यद्यपि संविधान संशोधन में 33% आरक्षण की बात कही गई है, किंतु अधिकांश राज्यों ने इस आरक्षण को 50% तक कर दिया गया है। राजस्थान में भी महिलाओं के समस्त वर्गों की जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण दिया गया है। तो पंचायत समिति में 50% जो सीट है, जो पद है कुल सदस्यों की, वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत समिति की इस राजनीतिक संरचना के बाद पंचायत समिति की कुछ स्थायी समितियां भी होती है। आप पिछले वीडियोस देखिए, हमने जिला परिषद की समितियों के बारे में भी चर्चा की थी और हमने बताया था कि समितियां किस प्रकार से कार्य करती हैं। उसी प्रकार पंचायत समिति की समितियां हैं, और ये स्थायी समितियां हैं प्रशासन एवं स्थापन समिति, वित्त एवं कराधान समिति। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी समिति वित्त कराधान से संबंधित है वो बजट से संबंधित कार्य करती है कि कितने कर लगाए जाएंगे, करों में कमी की जाएगी या कहाँ करों को बढ़ाया जाएगा, करों को एकत्रित करना, कहाँ इस पैसे को खर्च किया जाएगा, इससे संबंधित निर्णय लेने का दायित्व इस समिति के ऊपर होता है। विकास और उत्पादन समिति, पंचायत समिति क्षेत्र में विकास के कार्यक्रमों का संचालन करना इस समिति का उत्तरदायित्व है। कार्यक्रम समिति, पंचायत समिति क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, नए कार्यक्रम या पुराने कार्यक्रमों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए कि पंचायत समिति क्षेत्र का विकास हो सके, ये कार्यक्रम समिति इस बात को तय करती है। शिक्षा समिति,
एक समिति है जो पंचायत समिति क्षेत्र में शिक्षा के उन्नयन के लिए कार्य करती है। प्राथमिक शालाएं कहाँ स्थापित होनी चाहिए, किस प्रकार संचालित हो रही है, क्या इन प्राथमिक शालाओं में नामांकन और ठहराव उचित हो रहा है, इन प्राथमिक शालाओं में नामांकन और ठहराव को बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास किए जा सकते हैं। शिक्षा समिति इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। समाज सेवा सामाजिक न्याय समिति, ये जो सामाजिक न्याय समिति है, सामाजिक न्याय समाज में एकता समानता स्थापित करने के लिए कार्य करती है कि कहीं भी किसी जातिगत आधार पर या लिंग भेद के कारण या कुछ रूढ़ियों के कारण समाज के किसी वर्ग पर अत्याचार न हो, किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति समूह को अपमान का जीवन न जीना पड़े, उसको स्वाभाविक अपने नैसर्गिक अधिकारों से वंचित न होना पड़े, यह देखना सामाजिक न्याय समिति का या समाज सेवा एवं सामाजिक न्याय समिति का कार्य है। और एक सतर्कता समिति होती है। ये सतर्कता समिति इस बात को ध्यान में रखती है कि पंचायत समिति क्षेत्र में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उनका पर्यवेक्षण करती हैं और इस बात को ध्यान में रखती हैं कि ये कार्यकलाप पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हो। राजस्थान का जो पंचायती राज अधिनियम है 1994, उसमें सतर्कता समिति के गठन की अनुशंसा गठन का प्रावधान रखा गया है। और ऐसी जो समितियां हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और 2 जो सदस्य होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। तो सतर्कता समिति एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है जो कि पंचायत समिति के कार्यकलापों का पूर्ण पर्यवेक्षण करती है। इस प्रकार ये स्थायी समितियां हैं। ये स्थायी समितियां पंचायत समिति की संरचना का महत्वपूर्ण भाग है। पंचायत समिति इस चार्ट में शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ उसको आप ध्यान में रखिए कि ये जो पंचायत समिति का राजनीतिक संगठन है और पंचायत समिति की जो स्थायी समितियां हैं, इनके अतिरिक्त पंचायत समिति का प्रशासनिक तंत्र भी होता है। इस पंचायत समिति के प्रशासनिक तंत्र में राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं जो महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जैसे खंड विकास अधिकारी। आपने बीडीओ शब्द जरूर सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है उसको। ये खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है और एक क्रियान्वयन का पूरे अनुश्रवण यानी मॉनिटरिंग रखता है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, प्रसार अधिकारी है। ये जो प्रसार अधिकारी है, ये प्रसार अधिकारी शिक्षा, सहकारिता, कृषि, पशुपालन, पंचायत, समाज कल्याण आदि से संबंधित होते हैं। अर्थात प्रसार अधिकारियों को ये दायित्व सौंपे जाते हैं और प्रसार अधिकारी उन दायित्वों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एक लेखाकार या कनिष्ठ लेखाकार होता है। ये पंचायत समिति के अकाउंट्स को संभालने का कार्य कर रहे हैं कि जो पैसा जिस मद के लिए दिया जा रहा है उस मद पर ही व्यय हो रहा है या नहीं। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि पैसा जिस कार्य के लिए, मतलब जिस कार्य के लिए दिया जा रहा है उस कार्य पर खर्च होना चाहिए। दूसरी बात, पैसे को खर्च करने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया की पालना करते हुए पैसा खर्च होना चाहिए, यह देखना लेखाकार का दायित्व होता है। तो प्रत्येक पंचायत समिति में एक लेखाकार होता है। पंचायत समिति के इन अधिकारियों के सहयोग के लिए मंत्रालय कर्मचारी होते हैं जो क्लर्क हैं, ऑफिस कार्यालय सहायक जिसे हम कहते हैं, असिस्टेंट कार्यालय सहायक है, यूडीसी है, एलडीसी है, चतुर्थ श्रेणी साथी हैं, सहायक कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं। तो ये जो प्रशासनिक तंत्र है, ये प्रशासनिक तंत्र और ये राजनीतिक व्यवस्था से जो निर्वाचित होकर आ रहे हैं, इन सबके सहयोग से, इन सबके परस्पर सामंजस्य से पंचायत समिति की गतिविधियां कुशलता पूर्वक संचालित होती है। जो ये निर्वाचित सदस्य है, ये निर्वाचित सदस्य अपने में से प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन करते हैं। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए। तो इस प्रकार पंचायत समिति का संगठन या पंचायत समिति की संरचना के बारे में हम इसको
3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। राजनीतिक संरचना है जिसमें प्रधान, उप प्रधान, निर्वाचित सदस्य और राज्य विधायिका के सदस्य शामिल हैं। स्थायी समितियां हैं जिनमें हम इन समितियों का जिक्र कर रहे हैं। और एक प्रशासनिक तंत्र है जिसमें हम विकास अधिकारी, प्रसार अधिकारी, लेखा अधिकारी, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये पंचायत समिति की संरचना है। इसको आप पुस्तकों से पढ़िए, चार्ट को याद करने की कोशिश कीजिए और इसको समझिए।